हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। एमसीक्यू हमने किए हैं इसके, वेरी शॉर्ट आपको लर्न करने हैं। सभी क्वेश्चन हैं 1 to 51। आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से करने हैं आपको, सभी याद करने हैं। साथ साथ बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी क्या बताती है। बाइबल के अनुसार, बाइबल में जो लिखा हुआ है, प्राचीन काल में पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला जल प्लावन हुआ था। इसे महान बाढ़ भी कहा जाता है, परंतु परमेश्वर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना और नोआ ने एक बहुत ही विशाल नाव बनाई। उसमें सभी जीव जंतुओं को एक एक जोड़ा रख लिया और जल प्लावन होने पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए, जबकि शेष सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद है इराक भौगोलिक विविधता का देश है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इराक में इसके पूर्वोत्तर में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। ये मैदान धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जाते हैं। यहाँ स्वच्छ झरने हैं, जंगली फल फूल भी पाए जाते हैं, फसल है, बहुत अच्छी पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी हो जाती है, स्टेपी घास के मैदान हैं। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और पास घास से अपना भरण पोषण भी करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर भौगोलिक विविधता है, तो इसीलिए इसको भौगोलिक विविधताओं का देश कहा जाता है। मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तानी भाग का क्या महत्व है। दक्षिणी भाग मेसोपोटामिया का रेगिस्तानी है। इसमें फ्रात और दजला नदियां बहती हैं। नदियां पहाड़ों से निकलकर अपने साथ कुछ उपजाऊ बारीक मिट्टी लेकर आती हैं। जब नदियों में बाढ़ आती है, इसके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेतों में जमा हो जाती है। फिर रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद फ्रात नदी कई भागों में बढ़ जाती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती है। प्राचीन काल में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी। आवश्यकता पड़ने पर गेहूं है, जो है मटर है, ये इसकी सिंचाई की जाती थी। इस प्रकार जो है इस दक्षिण रेगिस्तानी भाग का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण है। तो इसके निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले, उर्वरता उन्नत खेती का आधार बनी। उर्वरता के कारण घास भूमि अस्तित्व में आई। खेती और पशुपालन से मनुष्य का जीवन स्थायी भी बना। जीवन के स्थायी होने पर कृषक समुदाय अस्तित्व में आए, झोपड़ियां बनाकर साथ साथ रहने लगे। खाद्य उत्पादन बढ़ने पर वस्तु विनिमय की प्रक्रिया आरंभ हो गई। परिणाम स्वरूप गांवों का आकार बढ़ने लगा। यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, क्योंकि भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार ले जाते थे अपने पशुओं को, तो जिससे खेती को नुकसान होता था। कभी कभी ये किसानों और गांवों पर हमला भी कर देते, उनका माल भी लूट ले जाते, और कभी कभी बस्तियों में रहने वाले लोग इनका रास्ता भी रोक लेते और उन्हें अपने पशुओं को नदी या नहर तक नहीं ले जाने जाते, जिससे झगड़े भी हो जाते थे। नेक्स्ट, शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। श्रम विभाजन का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवाओं द्वारा करना। जैसे जो भी चीज़ आपने किसी को ली है, उसके बदले कोई चीज़ ही देना। शहरी जीवन में श्रम विभाजन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसका कारण है कि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के आंतरिक व्यापार तरह तरह की सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर में कहीं भी लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि वे सभी को सारी आवश्यकताएं स्वयं नहीं पूरी कर सकते। वह गांवों या नगर के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुएं सेवाएं एक दूसरे पर आश्रित होती है। इसमें आपसी लेन देन होता है। जैसे एक पत्थर मूर्ति अपनी मोहरे बनाने वाले को पत्थर
उकेरने के लिए कांसे के औजारों की आवश्यकता पड़ती है। फिर वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। यह भी नहीं जानता कि मूर्ति मोहरे के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से प्राप्त करे। तो उसकी विशेषज्ञता तो केवल पत्थर उकेरने तक ही सीमित रहती है, व्यापार करना नहीं जानता। इस प्रकार जो है सभी कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, ये सब प्रकार की भिन्न भिन्न चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है। तो भंडारण की भी आवश्यकता पड़ती है, व्यापार की भी आवश्यकता पड़ती है। शहरों में अनाज और खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं, तो इसके लिए भी व्यवस्था करनी होती है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार हैं, और भी कार्य हैं। जैसे मोहरे बनाने वाले केवल पत्थर ही नहीं बनाना चाहिए, उन्हें तराशने के लिए औजार भी चाहिए। लास्ट में भी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट प्रश्न में भी। इसलिए जो है हमें जो है शहरी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सामाजिक संगठन होना आवश्यक है। मेसोपोटामिया के आयात निर्यात पर टिप्पणी लिखिए। समृद्ध था मेसोपोटामिया, वहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिणी भागों में औजार है, मोहरे हैं, आभूषण है, इनके बनाने के पत्थर की कमी थी। इराक की खजूर, पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ, ये सब बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। औजार हैं, पात्र हैं, इसके लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। इसलिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग संभर, लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना तुर्की था ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु वहाँ खेती करने की संभावना कम थी। तो मेसोपोटामिया आने वाली वस्तुओं के बदले इन देशों को कपड़ा, कृषि उत्पाद भेजे जाते थे। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव था जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन होगा। मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, या फिर मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य में किस प्रकार लगे करते थे, ये प्रश्न भी आपको याद करना है। दक्षिण मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, ये प्रश्न आपको लर्न करना है। धन्यवाद बच्चों। बाकी के प्रश्न उत्तर हम कल पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक, ये 14th क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको अच्छे से याद करना है।